हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी और लगातार आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे और अपने आप को एनालिसिस कर रहे होंगे कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। तो साथियों, फाइनली आज जीके और हिंदी का आप सभी का पहला टेस्ट होने जा रहा है। जीके का तो ऑलरेडी आप सभी का टेस्ट हो गया, जिसमें लगभग 35 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अपने टारगेट को पूरा किया आज के पहले टेस्ट में, जो कि 65% जो स्टूडेंट थे वो केवल 35% ही सवाल सही कर पाए जीके टेस्ट, जो कि आपका 50 सवाल हुआ था। ठीक है, लेकिन भाई आज का ये जो ऑल इंडिया लेवल के प्रश्नों का टेस्ट होगा जीके हिंदी का, इसमें पूरा 80 सवाल होगा और टारगेट वही आपको मिला है 45 सवाल सही करना होगा। यदि आप सभी का 80 सवाल में से 45 सवाल सही नहीं होते हैं तो समझिए आपकी जीके हिंदी में तैयारी अच्छी चल नहीं रही है। आप 150 नंबर में से 150 नंबर नहीं ले पाएंगे। टारगेट हमारा यही है कि जो जीके से 38 सवाल पूछेंगे, पूरे 38 के 38 सवाल हमें सही करने हैं। इसके अलावा हिंदी में जो 37 के 37 सवाल पूछेंगे, पूरे में पूरे हमें स्कोर करने हैं। और इस टेस्ट की खासियत बात है कि ये 160 नंबर का टेस्ट होगा। यदि आप सभी को कट ऑफ को क्लियर करना है तो कम से कम 90 नंबर तो लाना ही पड़ेगा इसी टेस्ट में। ठीक है, और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आगामी 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले, उसमें भी आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। टेस्ट का माध्यम यही है कि पिछले वर्षों के आधारित पर सारे प्रश्न हो रहे हैं, प्लस जो इस टाइम यूपी की एग्जाम कंडक्ट हो रही है, जैसे जैसे आयोग के सवाल पूछ रही है उसी के हिसाब से इस टेस्ट के माध्यम से सभी प्रश्न हम आपके लिए करवा रहे हैं। इसलिए हम आपको डेली टारगेट दे रहे हैं और इस टेस्ट के सारे सवाल को आपको हल करना है। इस क्लास के एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको, सभी प्रश्नों का उत्तर आप करिए, चाहे आपको प्रश्न आए या न आए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी आपको खुद मालूम चलेगा। आप जानते हैं अधिक से अधिक स्टूडेंट इस टेस्ट को लगा रहे हैं। ठीक है, हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप उत्तर करिए। ठीक है, वैसे तो हम उत्तर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उत्तर करिए। तो चलिए इस टेस्ट की भी शुरुआत करते हैं। और यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इस क्लास में एंट्री किए तो लास्ट 1 से लेकर 80 सवाल तक जाएंगे ही जाएंगे, एक भी सवाल स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम को 4 बजे हो रही है और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी से स्कोर जरूर पूछेंगे भाई, तो अपना स्कोर आप जरूर करिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, माता टीला बांध ये किस नदी पर स्थित है? बताएंगे, सोन नदी पर, के नदी पर, बेतवा नदी पर या यमुना नदी पर? तो माता टीला बांध ये स्थित है बेतवा नदी पर। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तीसरी में, 5वीं में, 7वीं में या 9वीं में? तो किस में की थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से लेकर 66 तक चला था। उसका 67-68 कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। इसमें भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था, तभी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल भी हो गया था। चौथी स्टार्ट हुआ था 1969 में। इसी समय योजना अवकाश भी लागू हुआ था 67-68 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था किस महीने में और किस वर्ष में? मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो साथियों, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्टम्प बोली को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजित, इसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है ना, इसमें किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो साथियों, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन है आज से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। तो बी ऑप्शन आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित है? तो पूरे 3 प्रकार के। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो पूरे 12 हो सकती है भाई। मिनिमम की बात करें तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? तो अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, यदि आप सभी का बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है कि हम इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपने बदन में भाई वर्दी लेना है, तो ये पेपर में पहले छपने वाले प्रश्न पढ़ लीजिए भाई आप लोग। क्योंकि देखिए, हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सॉल्व कराएंगे, लेकिन यदि आपके पास वो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन वाले प्रश्न बन सकते हैं तो आपके पास बेनिफिट रहेगा भाई। क्योंकि जब भी आपके पास 2 से 4 मिनट का समय निकलेगा, आप उस पीडीएफ को निकाल कर रिविजन कर सकते हैं। एक दिन का भी गैप आपका नहीं होगा। जैसे इसमें हम आप सभी को ना जीके, करंट अफेयर, यूपी जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के डिटेल्स के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको ये 10 टेस्ट सीरीज कॉपी पेन से लगाना पड़ेगा। जैसे इस 10 टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे। एक टेस्ट जब आप ओपन करेंगे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक सेट में आपके पेपर में 38 जीके, 37 हिंदी, रीजनिंग 55 और मैथ के 20 सॉल्व पूछेंगे, वैसे ही ये टेस्ट हो रहा है भाई आपके लिए। ठीक है, तो साथियों, यदि आपको ये छपेगा पूरा पेपर यही से चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना है आप सभी को। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करिए। ओके मेरे दोस्त, तो समय नहीं है तो जल्दी करिए, इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास आप मंगाइए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए कि एक सीट इस बार आपका पक्की हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये अयोध्या, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? तो सरोद नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखी है? तो मैरी कॉम के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो साथियों, कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो फाग है इनमें से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भाई कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि आप अधिक से अधिक इस टेस्ट को हल करिए
और इस सेशन को आप शेयर भी किया कीजिए भाई, और चैनल पे नहीं तो लाइक करके भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि जब भी टेस्ट आप देंगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी भाई। डेली आप सभी को 2 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दोनों टेस्ट आपको सॉल्व करना है और अपने आप को एनालिसिस करना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो ये भाई झांसी में, बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 20.22% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा सीमा शुल्क नहीं शामिल किया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो साथियों कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? जैसे व्यय है, राजस्व है, आर्थिक कार्य, लेकिन बैंकिंग विभाग नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भाई बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि भाई यह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है बताएंगे आप लोग? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन व्यक्ति था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन वापस जाओ, इस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 241 के तहत, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो साथियों किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका जो प्रस्तावना वो संविधान का अंग नहीं है? तो भाई बेरू बारी वाद के फैसले में, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सुधार दोनों कानून बना सकती है किस सूची में वर्णित है? ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सुधार दोनों कानून बना सकती है किस सूची में वर्णित है? तो ये भाई समवर्ती सूची में वर्णित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पालीताना मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये भावनगर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को।
निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो साथियों किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा आप लोग कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? तो वह अंतिम वर्ष 2016 था। तो ऑप्शन है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, मेरे लास्ट में स्कोर पूछेंगे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध क्या है भाई? अभी हमने आपको बताया था योजना अवकाश की अवधि टाइम पीरियड तो 1966 से लेकर 1969 तक था। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। ताप्ती तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? ताप्ती तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, जो कि बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो परसुड़ी कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो साथियों किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से लेकर 1210 के बीच में। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है? तो शासन कला पर किया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा खिलाफ कानून बनाया था? आपसे बताएंगे तो विलियम बेंटिक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? तो भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो साथियों कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों को। डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो साथियों भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 में इसका वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना कारण होता है? तो साथियों स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो होता है वो किस परिघटना कारण होता है? बताएंगे आप लोग। तो प्रकाश का परिकिरण के परिघटना कारण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? तो साथियों कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? तो भाई विटामिन ए है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो साथियों सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? अब हिंदी के सवालों का आपको पूरा सही करना है। नींद, कौन, रोग, सफाई। तो भाई कौन एक सर्वनाम शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो साथियों तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से
लौंग भाई, लौंग, लौंग को क्या बोलते हैं? लौंग। तो डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर, रसिक प्रिया का रचिता कौन है? रसिक प्रिया का रचिता केशवदास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्रीयता होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो रिच सबसे पहले आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचन में क्रमशः समास कौन सा है? चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचन में क्रमशः समास कौन सा है? तो ये क्या भाई? सभी बहुब्रीहि समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, नागमती का वर्णन क्या है भाई? किसमें नागमती का वर्णन है? तो ये भाई पद्मावत में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 56 को, सार्वनामिक विशेषण है भाई, किसके बाद आते हैं सार्वनामिक विशेषण? तो संज्ञा से पहले आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, आग शब्द का पर्यायवाची क्या है भाई? आग शब्द का पर्यायवाची तो वैश्वानर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को, विराम चिन्ह ये कौन सा है? जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो भाई ये तो विवरण चिन्ह है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबुद्दीन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक एक उपयोगी क्या है? तो शस्त्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? खड़ी बोली की पहली रचना है तो कौन से भाई? आसिया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मेरे दोस्त खड़ी बोली की पहली रचना तो प्रेम सागर है ना, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। इसको सही करिए आप लोग भाई, खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए, तापस बाला सी गंगा कुल में अलंकार बताइए। तापस बाला सी गंगा कुल में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा है? तो इसमें तो तापस बाला तो ये उपमा है भाई, उपमा की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 64 को, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो इसमें अ हैं और औ हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, नीति का बहुवचन क्या होगा? नीति का बहुवचन क्या होगा? तो नीतियां होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग तो साध्वी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो इतना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो साथियों हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, राग दरबारी उपन्यास की रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास की रचयिता कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो साथियों भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 71 को, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 72 को देखिए, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अग्र भाग आवश्यक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। एक तत्सम शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है भाई? डाकिनी, तेल, न्यौछावर, तर्जनी। तो तत्सम शब्द इनमें से तेल नहीं है भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 74 को। एक की वर्तनी शुद्ध है कौन सी भाई, बताएंगे आप लोग? एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें अन्नास की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, अच्छौ हिड़ी होता है, अच्छौ हिड़ी होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकाल नहीं होता है, केवल अकाल होता है। आकस्मिक, क्या आकस्मिक कैसे लिखते हैं? आकस्मिक, ऐसे आकस्मिक लिखा जाता है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है भाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट 75 को देखिए। भाग्य का परिवाची कौन सा नहीं है? भाग का परिवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो नियत नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो साथियों एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किसमें? चाचा में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका बताइए? एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका है? तो आपत्ति का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 78 को देखिए। निम्नलिखित में से सूर्य का परिवाची है, तो साथियों सूर्य का परिवाची कौन सा है? तो अर्क है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। 12वें छंद है, 12वें छंद है तो कैसे भाई? ये अर्ध समात्रिक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 80 सवाल को हल करिए। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्रा है? रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें टोटल कितनी मात्रा है? तो 16 मात्रा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 80 सवाल पूरा हो गया। तो अब बताइए दोस्त मेरे कि इन 80 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर बना, बताइए। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा, किसी भी सवाल पे आपको डाउट नहीं होगा। तो दोस्त मेरे डेली क्लास आएगी, सबसे पहले आप चैनल पे नए तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। लगातार दोस्त मेरे नोटिफिकेशन आएगा, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए खूब मेहनत के साथ भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, पहले डेली क्लास करिए, लगभग 3 क्लास आएगी डेली, ठीक है। तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।